बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक न्यू मेथड सीखेंगे, डैट इज़ आइटरेटिव मेथड, सेकंड आइटरेटिव मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस जैकोबी आइटरेटिव मेथड पढ़ा था। आज हम एक नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, डैट इज़ नाउन एज गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड। गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड जो है ये आपके पास जैकोबी आइट्रेटिव मेथड की तरह ही है, लेकिन ये उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, यानी उसकी थोड़ी सी जर्नलाइजेशन है। तो मैंने लिखा है जी, दिस इज़ दी मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस जैकोबी मेथड एज दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं जिनमें हमने इन अननोन्स एक्स वाई जी की वैल्यू मालूम करनी है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 D1 D2 D3, ये आपके तमाम कांस्टेंट हैं। अब यहाँ से इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम करते ये हैं कि हम एक यहाँ पर आइटरेटिव फार्मूला बनाते हैं। और आइटरेटिव फार्मूला कैसे बनाया जाता है? सबसे पहली इक्वेशन से आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा d माइनस B1y माइनस C1z, और x के साथ जो कोफिशिएंट A1 है उसे डिवाइड कर दिया, 1/A1 आ गया। इसी तरह इन्हीं दोनों बाकी इक्वेशन से आपने सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है और थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यूज़ निकालने के बाद मेरे पास जो न्यू इक्वेशन आती हैं उनका नाम मैंने ABC रख लिया है। आगे मैंने लिखा जी कि वी स्टार्ट विद द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x0 y0 एंड z0। ये हमारी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y0 एंड z0 इन a। अब आपने x की पहली अप्रॉक्सीमेशन x1 मालूम करनी है, और मेरे पास ये फार्मूला मैंने बनाया है x की वैल्यूज़ निकालने का। तो यहाँ पर x1 यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ x निकालने के लिए मैं y की जगह y0 पुट करने लगा हूँ और z की जगह z0 पुट करने लगा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा फार्मूला x1 के लिए 1/A1 D1 माइनस B1 y0 माइनस C1 z0। ठीक है जी। आगे मुझे अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन चाहिए y के लिए। बस अब यहाँ से जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ उसको याद रखिएगा। जो जैकोबी मेथड है और जो गॉस सीडल मेथड है, इन दोनों में बस यही फ़र्क है जो अब यहाँ से मैं बताऊँगा। जैकोबी मेथड में ये होता है कि जब आपने y की फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है तो आप यहाँ पर x की जगह x0 और z की जगह z0 पुट करते हैं। इसी तरह जब z की वैल्यू निकालनी होती है तो फिर आप x की जगह x0 और y की जगह y0 पुट करते हैं। यानी कि गॉस जैकोबी मेथड में आपकी जो हर अगली आने वाली अप्रॉक्सीमेशन है वो पिछली अप्रॉक्सीमेशन पर डिपेंड कर रही होती है। इस तरह कि अगर y1 है तो फिर यहाँ पर x0 z0 आएगा, अगर यहाँ पर y2 निकालना है तो फिर यहाँ पर x1 z1 आएगा, अगर y3 निकालना है तो यहाँ पर x2 z2 आएगा। लेकिन गॉस सीडल मेथड में थोड़ा सा चेंज है। गॉस सीडल मेथड में फ़र्ज़ करें आपने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन y की भी निकालनी है, y की पहली अप्रॉक्सीमेशन y1 निकालनी है। अब चूँकि y से पहले आप x की फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मालूम कर चुके हैं यहाँ से, तो फिर आपने जब y का फार्मूला बनाना है तो ऐसे बनेगा, x की जगह x0 नहीं पुट करेंगे, x की जगह x1 पुट करेंगे। लेकिन चूँकि z की अभी तक आपने अप्रॉक्सीमेशन नहीं मालूम की तो z की जगह z0 आएगा। तो मतलब आपके पास जो y का फार्मूला बनेगा वो इस तरह हो जाएगा, y1 आ जाएगा 1/B2 D2 माइनस A2 x1 और C2 z0। इसी तरह ही जब यहाँ पर अब आप चूँकि x की भी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 मालूम कर चुके हैं, y की भी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन y1 मालूम कर चुके हैं, तो अब आपने अगर z की पहली अप्रॉक्सीमेशन मालूम करनी है तो फिर ये होगा कि यहाँ पर x की जगह x0 नहीं पुट करेंगे, x की जगह x1 पुट करेंगे और y की जगह y1 पुट करेंगे। ठीक है, बस ये फ़र्क है जी आपके पास गॉस जैकोबी मेथड में और गॉस सीडल मेथड में। ले जी, तो z के लिए आपकी z की जो पहली अप्रॉक्सीमेशन आ गई उसका फार्मूला ये आपके पास आ गया। आगे मैंने लिखा है दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यूड टिल दी वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z आर ऑब्टेन्ड टू दी डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सो दी जर्नल आइटरेटिव फार्मूला विल बी, यहाँ पर जो गॉस सीडल मेथड में आपके पास जर्नल आइटरेटिव फार्मूला बनता है वो इस तरह है, xk+1 यानी कि x की जो k+1 आइटरेशन है उसका फार्मूला ये है 1/A1 D1 माइनस B1। अब चूँकि x से पहले अभी तक आपने दोनों वेरिएबल y और z को मालूम नहीं किया होगा तो यहाँ पर ये y के z के आएगा। जब y की वैल्यू मालूम करनी होगी, y की k+1 आइटरेशन, तो y से पहले आप x की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, तो यहाँ पर x की जगह xk+1 आएगा और z की जगह z के आएगा बाद में। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं आपको गॉस जैकोबी मेथड में बता चुका हूँ, जब आप x की वैल्यू मालूम करेंगे तो यहाँ पर दो वेरिएबल बचेंगे y और z। जब y की वैल्यू मालूम करनी होगी तो फिर इधर x और z आएगा, जब z की वैल्यू मालूम करनी होगी तो इधर x और y आएगा। ठीक है,
और बस ये फ़र्क आपने याद रखना है, जब y है तो y से पीछे x है तो x के नीचे x k प्लस 1 आएगा और z वैसे के वैसे z k आएगा। और जब z की k प्लस 1 आइट्रेशन मालूम करनी होगी तो z से पहले x और y इनकी आइट्रेशन आप मालूम कर चुके हैं, तो यहाँ पर x k प्लस 1 और y k प्लस 1 आएगा। आगे मैंने लिखा है जी द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल मेथड इज़ रफली ट्वाइस दैट ऑफ द गॉस जैकोबी मेथड एंड द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस मेथड इज़ आल्सो सेम एज द गॉस जैकोबी मेथड। जो गॉस सीडल मेथड है इसमें जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि जिस स्पीड से ये एक्चुअल रूट की तरफ मूव करता है ये मेथड, वो गॉस जैकोबी मेथड से डबल है। ठीक है, ट्वाइसली डबल, रफली ट्वाइस यानी डबल है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर इसमें जो गॉस जैकोबी गॉस सीडल मेथड जो है इसमें कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि आप इसे कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेम वही है कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस जो गॉस जैकोबी मेथड में है। और वो क्या थी वो अब देखते हैं ज़रा यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से। नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है, मैंने लिखा जी सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस सीडल मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। और ये मेरे पास सिस्टम है जिसमें पहली इक्वेशन है 10x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, 2x1 10x2 x3 आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि क्या हम यहाँ पर गॉस डिवर्जेंस गॉस सीडल थ्योरम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं इस्तेमाल कर सकते, या दूसरे अल्फाज में हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो इक्वेशन हैं ये कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस को पूरा करती हैं कि नहीं। वो क्या थी वो देखें ज़रा। कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ये है कि यहाँ पर पहली इक्वेशन है मेरे पास 10x1 प्लस x2 प्लस x3। इसमें पहले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 10 है। आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला वेरिएबल 10 है, क्या ये जो है इन दोनों के कोफिशिएंट के एब्सोल्यूट से बड़ा है, यानी कि दोनों के x2 का कोफिशिएंट है 1, इधर x3 का कोफिशिएंट है 1, इन दोनों को सम करें, क्या ये x1 जो है इन दोनों के सम से बड़ा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल बड़ा है। आगे चलें, यही काम आपने सेकंड क्वेश्चन में करना है और सेकंड क्वेश्चन में अब आपने वेरिएबल सेंटर वाला जो वेरिएबल x2 है उसका कोफिशिएंट उठाना है, वो भी 10 है। 10 बड़ा है x1 के कोफिशिएंट यानी 2 से प्लस x3 के कोफिशिएंट, ये अभी भी ये बात दुरुस्त है। लास्टली फिर x3 का कोफिशिएंट उठाना है, वो भी 10 है यहाँ पर लकीली, तो ये भी 10 जो है वो बड़ा है। x1 यहाँ पर कोफिशिएंट तीसरी इक्वेशन में 2 है और x2 का कोफिशिएंट 2 है, तो 10 बड़ा है 2 प्लस 2 यानी 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस पूरी हो रही है, आप गॉस सीडल मेथड इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आगे मैंने लिखा है दी अबव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज। अब यहाँ से करना ये है कि आपने गॉस सीडल मेथड इस्तेमाल करना है, तो पहली इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकालें। वो कैसे निकलेगी, x2 प्लस x3 दूसरे थोड़े चल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और 10 से डिवाइड कर दिया 1/10 आ गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन से आप x2 की वैल्यू निकालें, वो आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह थर्ड इक्वेशन से आप x3 की वैल्यू निकालें, ये सारी आपके पास आ गई है। ठीक है जी। अब आपने आगे यहाँ पर बनाने हैं हमने आइटरेटिव फार्मूलाज। आगे मैंने लिखा है वी कैन सी डैट द गिवन सिस्टम सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी जो मैं आपको बता चुका हूँ। सपोज डैट द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, ये आपकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर आपकी इक्वेशन में वेरिएबल हैं x y z, तो फिर तो आप x के लिए इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x नोट ऐसे लिख सकते हैं, y के लिए y नोट लिख सकते हैं, z के लिए z नोट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन में पहले ही वेरिएबल x1 x2 x3 मौजूद हैं, तो अब इनकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को आप ऐसे लिखेंगे। x1 की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को x1 इस तरह 0, x2 की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को ऐसे, और इसी तरह x3 की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इनके नीचे ऐसे सफिक्स नहीं ना डाल सकते, ये ऐसे नहीं लिख सकते आप। तो ये मैंने लिखा सपोज दैट द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x1 x2 x3 ये तमाम 0 के बराबर हैं। एंड फॉर x1 की पहली अप्रॉक्सीमेशन के लिए अब आपने क्या करना है, x2 और x3 को 0 पुट कर दिया इन क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये हमारी है जी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर x1 की आपने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है, तो यहाँ पर x2 की जगह 0 पुट कर दें, x3 की जगह 0 पुट कर देंगे, यानी कि जो आपके पास x1 की फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बनेगी उसका फार्मूला ये बनेगा। x1 की फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को हम ऐसे लिखेंगे, यह आएगा 1/10 12 माइनस x2 की 0 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन माइनस x3 की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। अब x2 की जगह आप 0 पुट कर दोगे, यहाँ पर x2 की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमने 0 लेट किया, ये भी 0 आ गया, और यहाँ पर भी आपने 0 पुट कर दिया, ये बन गया 12/10, आंसर बन गया 1.2। ठीक है जी, तो यही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ये हमारे पास आ गई x1 की फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 1.2। अब आगे मैंने निकालनी है x2 की फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, जिसको मैं लिखूँगा x2 के ऊपर ये पावर 1 पुट। अब यहाँ पर ये कैसे निकलेगी, ये मेरे पास फार्मूला है जी यहाँ पर इसका
ये x2 वाली इक्वेशन है। अब इसमें x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप निकालना चाह रहे हैं, x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वो कैसे निकलेगी, 1/12 13 माइनस 2 x1 की जगह, अब चूँकि x1 आप निकाल चुके हैं ना, तो x1 की जगह इसकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखनी। जकोबी में आप 0 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिखते थे, यहाँ पर आप इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिखोगे। माइनस x3 नहीं निकाला अभी तक, तो x3 की आएगी 0 अप्रोक्सीमेशन। अब इसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे, ये आ जाएगा 1/10 13 माइनस 2 x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकली, अभी 1.2 हमने निकाली है, ये निकाली है हमने 1.2, ठीक है। माइनस x3 की इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, 13 माइनस 2.4 आ जाएगा। 13 माइनस 2.4 जो भी आंसर आएगा उसको 10 पर डिवाइड कर लेते हैं, ये आंसर हमारे पास बनता है। ये हमारे पास आ गया x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1.06। लास्टली सिमिलरली जब आपने x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, तो x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का आंसर आता है 0.9480, और ये मैंने कैसे निकाला है, ये मेरे पास इक्वेशन है x3 वाली, ये ठीक है। अब इसमें x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए फार्मूला बनेगा, x3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगी इक्वल टू 1/10 14 माइनस, अब यहाँ पर लिखा है 2x1, अब 2x1 यानी कि x1 हम निकाल चुके हैं, तो इसकी आएगी यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, माइनस x2 भी निकाल चुके हैं, तो x2 की भी आएगी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट आउट कर दें, ये आ जाएगा 1/10 14 माइनस 2 x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन थी 1.2, ये निकाली हुई है यहाँ पर, ठीक है। माइनस 2 x2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बताया है, ये भैया 1.06, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह 1.06 पुट कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर बन जाता है 0.9480, ठीक है। तो ये मैंने आपको शुरू की एक एक अप्रोक्सीमेशन निकाल के दिखा दी है। आगे मैंने लिखा है, हेयर दी जनरल आइटरेटिव फार्मूला विल बी, x1 की k+1 आइटरेशन का फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा ये देखें, ये मेरे पास इक्वेशन है, आपने सिर्फ इसकी जनरल k+1 आइटरेशन का फार्मूला बनाना है, वो बनेगा x1 की k+1 आइटरेशन का फार्मूला बनेगा इक्वल टू 1/10 12 माइनस, अब x1 से पहले अभी आपने कोई वेरिएबल मालूम नहीं किया, तो x2 मालूम तो नहीं ना किया, तो इसके आएगी ऊपर इससे k+1 से पिछला नंबर k, x3 से पिछला नंबर k, यानी kth आइटरेशन आएगी, ये आ जाएगा इसका फार्मूला। अगर आपने x2 का फार्मूला बनाना है तो आएगा, x2 का फार्मूला बनेगा, x2 का k+1 आइटरेशन का फार्मूला बनेगा 1/10 13 माइनस 2। अब x2 से पीछे भी आप x1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा x1 की kth आइटरेशन, अब x3 नहीं निकाला तो इसकी सॉरी x1 की आएगी k+1 आइटरेशन, क्योंकि ये निकाल चुके हो आप, तो x3 की आएगी लेकिन kth आइटरेशन। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने यहाँ पर फार्मूला बना दिए, ये आपके पास सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पर टेबल की शक्ल में तमाम कैलकुलेशन जो है वो शो कर दी हैं। k जब 0 है तो k 0 का मतलब है 0 आइटरेशन, यानी कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वो सभी 0 थी। फिर उसके बाद जब 1 पुट किया तो x1 के ऊपर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो x1 के ऊपर 1 आने का मतलब है कि x1 की फर्स्ट आइटरेशन वो 1.2 अभी निकाली थी, x2 की फर्स्ट आइटरेशन निकाली थी 1.06, x3 की फर्स्ट आइटरेशन निकाली थी 0.9480। इसी तरह ही x2 पुट करोगे तो x1 की सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकलेगी 0.992। इसी तरह ये तमाम आपके पास वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, आई होप, ठीक है। ये निकालने के बाद आपने देखना है कि किस आइटरेशन पर जाकर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। सेम होने से मुराद ये नहीं कि आपस में सेम नहीं हो जाती, मतलब ये x1 वाली कॉलम में आपने देखना है ये दोनों सेम हो गए, x2 वाले कॉलम में ये दोनों सेम हो गए, x3 वाले कॉलम में ये सेम हो गए। ये नहीं है कि आप कहीं यहाँ पर इतफाक से सारे 1 1 आ गए हैं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये दोनों 1 1 है, ये दोनों 2 2 भी होने चाहिए, 2 2 भी हो सकते हैं, ये दोनों 2.5 भी हो सकते हैं, इस तरह हैं। अपने अपने कॉलम में 2 कंसेक्टिव आइटरेशन जहाँ पर सेम आएगी बस वही आपका आंसर है। तो ये नहीं है कि सारे 1 1 आने चाहिए, ऐसा नहीं है। आगे आपके पास मैंने लिखा है, सिंस दी 4th and 5th अप्रॉक्सीमेशन इज सेम, सो x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास गॉस सीडल मेथड से एक एग्जांपल, एक और मज़ीद एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको बतानी है, बाकी आप खुद को सॉल्व कर सकते हैं। ले जनाब, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने लिखा है जी, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 10x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 44, x1 प्लस 2x2 प्लस 10x3 इक्वल टू 61, 2x1 प्लस 10x2 प्लस x3 इक्वल टू 51 बाय गॉस सीडल मेथड। अच्छा, आपको यहाँ पर ये भी कह सकता है बाय आइटरेटिव मेथड। जब आइटरेटिव मेथड गए तो फिर आपकी मर्जी है, आप इसमें जकोबी मेथड भी लगा सकते हैं, गॉस सीडल मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर नाम लेकर गए कि गॉस सीडल लगाना है तो फिर गॉस सीडल लगाना पड़ेगा। बाय गॉस सीडल मेथड से आपने सोल्व करना है विद एन एब्सोलूट कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.0001।
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी है कि ये एब्सोलूट कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू 0.0001 का मतलब ये है कि दो अप्रोक्सीमेशन के दरमियान जब आपका 0.0001 का फ़र्क रह जाएगा, ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आगे मैंने लिखा है वी कैन सी डैट द गिवन सिस्टम ऑफ क्वेश्चन डज नॉट सेटिस्फाइड द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। अब पहली बात तो ये है कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं कर रही। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या था? कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये था कि पहली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है x1 का वो 10 है, वो इन दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए। तो 10 जो है वो x2 का कोफिशिएंट है -1। पहली इक्वेशन में आपका x1 का कोफिशिएंट 10 है, ठीक है। इधर x2 का कोफिशिएंट है -1, इधर x3 का कोफिशिएंट है 2। आपने इधर माइनस है तो एब्सोल्यूट ले लेना है, ठीक है। इधर एब्सोल्यूट लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है। तो 10 जो है वो बड़ा है, -1 का एब्सोल्यूट 1 हो गया, 1 + 2 = 3। 10 बड़ा है 3 से, यहाँ पर तो पूरा हो जाता है कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। सेकंड इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट है 2 और इधर x1 का कोफिशिएंट है 1 और इधर x3 का कोफिशिएंट है 10। तो अब आप देखो कि 2 जो है वो 1 + 10 यानी ये तो 11 बन जाता है, इससे बड़ा नहीं है। इसी तरह यही प्रॉब्लम थर्ड इक्वेशन में भी है। थर्ड इक्वेशन में देखो x3 का कोफिशिएंट है 1। थर्ड इक्वेशन में आपने किसका उठाना है कोफिशिएंट? x3 का। ये डायगोनल आपने उठाना होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल के जो वेरिएबल्स हैं उनका कोफिशिएंट लेना होता है। x3 का कोफिशिएंट 1 है, ये बड़ा होना चाहिए x1 के कोफिशिएंट 2 + x2 के कोफिशिएंट 10 से। अब ये भी बड़ा नहीं है, 10 + 12 2, ये 12 बनता है, तो ये से बड़ा तो नहीं है। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस को पूरा नहीं कर रहे। तो अब फिर क्या करेंगे हम? इसको कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस पूरा करवाने के लिए क्या करें? क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दें? हम कहेंगे ये भी ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता, लायदा हम इसको इससे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा होता भी है, समटाइम ऐसा हो भी जाता है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है ये मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, शायद उससे ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया पूरा हो जाए। वो देखें वो क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि वही जो बात आपको मैंने बता दिया कि वी कैन सी डैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बिकॉज इन सेकंड रो जो दरमियान वाला नंबर है 2 वो इन दोनों का सम से बड़ा नहीं है। इसी तरह थर्ड रो में ये आखिरी नंबर A33 यानी x3 का कोफिशिएंट जो है वो इन दोनों से बड़ा नहीं है। अब इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए ये एक टेक्निक है, ये इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर ये हो जाए पूरी तो ठीक है। सो इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, मैंने क्या किया, सेकंड रो और थर्ड रो को चेंज कर देते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बिकम, मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूँ, उसको नीचे लिख लेता हूँ। अच्छा देखो, इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके ज़हन में ये ना है कि जी इक्वेशन चेंज करने से वो माइनस का साइन आता है, वो आता है डिटर्मिनेंट में। वो डिटर्मिनेंट नहीं हम सोल्व कर रहे। मैंने क्या किया, मैंने 3 इक्वेशन को सोल्व करना है, तो मेरी मर्जी है, मैं चाहे इसको नीचे लिख लेता हूँ, इसको ऊपर लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यही काम किया है, मैंने सेकंड रो को थर्ड पे ले गया, थर्ड को सेकंड पे ले आया। तो ये मेरे पास बन गई सेकंड रो, 2x1 + 10x2 + x3 = 51। अब देखो सेकंड वाला जो वेरिएबल है x2, उसका कोफिशिएंट 10 है, वो इन दोनों के सम से बड़ा है। 2 + 1 इसके साथ 1 है, यहाँ पर 3 ये बड़ा है। थर्ड रो में x3 का कोफिशिएंट 10 है, लायदा वो भी 1 + 2 से बड़ा है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। और अगला तरीकाकार वही है कि मैं पहली इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकालूंगा, वो ये आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन से x2 की वैल्यू निकालूंगा, वो ये आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन से x3 की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं इनका आइटरेटिव फार्मूला के बना रहा हूँ। ये मेरे पास इसका आइटरेटिव फार्मूला बन गया है। x1 की k+1 आइटरेशन का फार्मूला ये बन गया है, वो मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कैसे बनाना है। x2 का k+1 आइटरेशन का फार्मूला ये है और x3 की k+1 आइटरेशन का फार्मूला ये आ गया। स्टार्टिंग विद इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ये मेरे पास है। आगे मैंने यहाँ पर टेबल बना ली है। अब इस टेबल में तो चंद एक चीज़ें आपने गौर करनी है, वो क्या है। ये तो सबसे पहले मैंने k की वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली और ये x1 की आइटरेशन निकाल ली, x2 की आइटरेशन वैल्यू निकालनी है, x3 की आइटरेशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ना, मैंने यहाँ पर ये जो डेल्टा x1 के, डेल्टा x2 की के लिखा, डेल्टा x3 के लिखा, ये क्या है, ये मैंने लिखा है नीचे, हेयर डेल्टा x1 के शोज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन साइमल्टेनियस 2 आइटरेशन ऑफ x1 के। मसलन फॉर एग्जांपल डेल्टा x1 के निकालना है मैंने, तो वो बनेगा x1 की फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है, माइनस x1 की सेकंड आइटरेशन के दरमियान डिफरेंस, ठीक है, ये मतलब है इनका। इसी तरह x2 के है और के यहाँ पर अगर के चले कुछ भी है ना, डेल्टा एक्स का मतलब होता है डिफरेंस, सिंपल सी बात है। x2 की 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस, डेल्टा x1 का मतलब x1 की 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस, 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस, बस ये है।
ये मैंने मालूम करनी है सारी टेबल वैल्यूज़। अब यहाँ पर डेल्टा x1 का कॉलम बनाया मैंने, पहला तो ज़ीरो ही है। अब अगला ये वाला, ये कैसे बना है, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू है x1 में उसको माइनस कर लिया 4.4 ही बन जाएगा। फिर ये वाला जो टेबल है ये कैसे 1.3 कैसे आया, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता। ये जो सेकंड है ये क्या किया है मैंने, ये आया 3.0148, इससे ऊपर है 4.4, इन दोनों को माइनस किया, एब्सोल्यूट ले लिया, आंसर आया 1.3852। इसी तरह यहाँ पर है 2.994, इसमें से इसको ऊपर वाले को माइनस कर दिया, माइनस किया और एब्सोल्यूट ले लिया, आंसर बना 0.054। इसी तरह यहाँ पर 3 में से 2.994 को माइनस किया, आंसर बना 0.06। और अगली वैल्यू 5वीं आइटरेशन पर आंसर 3 है, ये 3 में से 3 माइनस किया, 0 आ गया। आपने तब तक ये प्रोसीजर कंटिन्यू रखना है जब तक इन दोनों वैल्यू, दो कंसेक्टिव आइटरेशन के दरमियान जो डिफरेंस था उसने बताया था 0.001 रह जाना चाहिए, 0.001। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आया 0.001, दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाला वो 0 आ गया, चलें मतलब एप्सिलॉन से छोटा हो गया। इसी तरह यहाँ पर x2 के दरमियान जो डेल्टा निकाला है मैंने, ये वाला, वो भी इसी तरह निकाला है। x2 के कॉलम में जाकर हर दो कंसेक्टिव आइटरेशन को माइनस करते जाएं, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करते जाएं, या नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर लें और एब्सोल्यूट ले लें, आंसर 4.22 आ गया। अगली सेकंड और फर्स्ट का माइनस किया तो 0.2046 आ गया। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लिया और एब्सोल्यूट लिया, 0.0148 आ गया। फिर चौथी आइटरेशन में से इसको माइनस किया, 4.006 को आंसर आया 0.006। फिर पाँचवीं आइटरेशन पर आंसर वही सेम हो गया, 0 लेस देन आ गया। बस ये आपके पास ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ से इत्तेफाक से ऐसा है कि आपने चौथी और पाँचवीं आइटरेशन सेम हो गई है, ज़ाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करो ये सेम नहीं भी होती, आपका आंसर बस एप्सिलॉन के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए बस, ठीक है। इन मतलब फ़र्ज़ करो यहाँ पर आता है 3.00 है ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 3.000001, ठीक है। तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है अगर वो एप्सिलॉन से छोटा या उसके बराबर आ जाए तो आपने इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है, बस वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वी सी डैट इन फिफ्थ आइटरेशन ऑल डेल्टा x1 वो 0 के बराबर हैं जो कि एप्सिलॉन से छोटे हैं। इसी तरह डेल्टा x2 वो भी 0 के बराबर एप्सिलॉन से छोटे हैं और डेल्टा x3 वो भी 0 से बराबर हैं छोटा। सो फॉर द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एप्सिलॉन इक्वल टू 0.001 द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे आप लाजमन बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको कमी को दूर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।